श्रोताओं, आपने जगह जगह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हुए देखे होंगे और हो सकता है आपने जेनरिक दवाओं का प्रयोग भी किया होगा। काफ़ी चर्चित हैं आजकल दवाएं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये गरीबों के लिए एक वरदान है। जिनकी आय कम है वो इन दवाओं का बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इनकी कीमतें भी बहुत कम हैं। जेनरिक दवाएं और जो एथिकल मेडिसिन्स हैं इनमें क्या अंतर है और ये किस प्रकार से गुणवत्ता में लगभग समान हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच हैं उत्तराखंड दवा प्रतिनिधि संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। दीपक जी, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो जेनरिक दवाएं हैं ये क्या हैं और किस प्रकार जो एथिकल मेडिसिन्स हैं जो हम लोग पहले से प्रयोग करते आए हैं उनसे भिन्न है। अनिल जी, ये बड़ा अच्छा विषय आपने आज उठाया है क्योंकि इसमें आम जनता के पास बड़ी भ्रांतियां हैं। वो सोचते हैं कि भाई जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता जो है एथिकल दवाओं से भिन्न है क्योंकि वो सस्ती उपलब्ध है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ बताना चाहता हूँ कि जेनेरिक दवाओं में या एथिकल दवाओं में गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाता, दोनों बराबर हैं। निश्चित रूप से जिस हिसाब से दाम जो रखे गए हैं वो उस पर कई सारी चीज़ें होती है। किस वजह से एथिकल दवाई महंगी होती है, क्योंकि उनका कहीं रिसर्च है, सब कुछ है, उस वजह से महंगी होती है। और जेनेरिक में गुणवत्ता को लेकर के आम जनता एक चीज़ समझ ले कि किसी भी प्रकार की कोई शंका उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आमतौर पर जो हमारी जेनरिक दवाएं हैं वो उनका निर्माण किस तरह से होता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो एथिकल मेडिसिन्स हैं उनका पेटेंट होता है, तो क्या जेनरिक दवाओं का पेटेंट नहीं होता? नहीं, जेनरिक दवाओं का पेटेंट नहीं होता। कारण क्या है कि जो कंपनीज, जो एथिकल कंपनी जो बना रही है, एथिकल प्रोडक्ट जो बना रही है, उसको उसमें उसके ट्रायल को लेकर के उसमें उसको जो है डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए उसके खर्चे जोड़ने के बाद इस वजह से वो महंगी हो जाती। जेनरिक दवाएं जो भी होंगी वो पहले पेटेंट होगी, पेटेंट से बाहर जाने के बाद ही जेनरिक दवाओं का निर्माण हो सकता जी, यानी पेटेंट की अवधि है, उसके बाद ही वो जेनरिक में बन सकती। हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जो एथिकल मेडिसिन्स हैं उसमें जो नई नई दवाएं नित्य खोज हो रही हैं उनकी, मान लीजिए कि एक एंटीबायोटिक आई तो वो एंटीबायोटिक जेनरिक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। एक लंबे समय के बाद एक विधि है, इतने सालों का उसका पेटेंट है, उसी के बाद वो जा करके वो आउट ऑफ पेटेंट होगा, तभी वो जेनरिक में बन सकती है, तभी दवा के दाम कम होंगे। दीपक शर्मा जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि एक कोई दवा होती है उसमें कई तरह के कंपोनेंट्स या जिन्हें आप लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, एक साथ 3-4 सॉल्ट्स हैं। क्या जेनरिक में भी ऐसा होता है? नहीं, जेनरिक में ये दवा मिल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है और ख़ास तौर से डॉक्टर्स को भी लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर सपोज अगर उसको एंटीऑक्सीडेंट के साथ मल्टीविटामिन भी लिखना है, 3-4 चीज़ों को कॉम्बिनेशन लिखना है, तो डॉक्टर को भी पर्चे पर ये लिखना असंभव है। और पेशेंट को तो हम यही कहेंगे कि भाई अपने आप तो दवाई ना ले, जब तक उसके पास पर्चा नहीं हो, पर्चे के ऊपर ही दवाई ले। अपने आप लेने से उसको नुकसान हो, तो वैसी दवाएं जेनरिक में मिलना थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पर जब हम दवाओं की बात करते हैं तो पूरे भारत में अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो वो एक ही नाम से बिकता है, लेकिन जब हम जेनरिक दवाओं की बात करते हैं दीपक जी, तो हम देखते हैं कि जो उसमें सॉल्ट्स हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा तो उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं हो सकते, मान लीजिए 2 सॉल्ट्स उस दवा में हैं, तो उन सॉल्ट्स के बारे में मरीज को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो दवा को खरीद सकता है। या तो पर्चे में लिखा हो या तब खरीद सकता है। तो ऐसा क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक देखिए जेनरिक दवाई अगर लेने गया, डॉक्टर का अगर 2 प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, डॉक्टर ने लिखा, तो जो अखिल भारतीय स्तर की जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल है, वो उसको यहाँ भी वही मिलेगा और कहीं दूसरे शहर में जाएगा उसको यही मिलेगा। लेकिन जेनरिक में उसको आकर के कन्फ्यूजन मरीज को होना लाजमी है, क्योंकि अगर कोई दर्द निवारक दवा लिया, वो देहरादून में अगर ले रहा है या कहीं किसी ऐसे क्षेत्र में ले रहा है, वहाँ पर उसको गोल दवा मिल गया, उसका कलर दूसरा रहा, और दूसरे शहर में गया तो वही चीज़ जेनरिक में वो अलग मिल जाएगी, तो उससे उसको कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स की प्रेफरेंस ये रहती है कि वो एथिकल दवाई लिखे, और एथिकल दवाई में चूंकि उसको सस्ता चाहिए, तो अगर वो लेना चाहता है तो मेरी सबसे सलाह यही है कि वो जन औषधि केंद्र से, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, उसी में जाकर ले, ताकि वो गुणवत्ता को लेकर के और जो उसका कोई उसके साथ कोई गलती ना हो जाए दवा लेने में, वो मेरा सलाह ये है कि वो जन औषधि केंद्र से ही ले। दीपक जी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र देश के विभिन्न भागों में खुले हैं और बहुत अच्छे से ये संचालित भी हो रहे हैं। गरीबों के लिए इसको एक वरदान के रूप में कहा गया है। तो जन औषधि केंद्रों में क्या सभी दवाएं उपलब्ध रहती हैं? मैंने अभी देखा है कुछ समय से कि जो है जन औषधि केंद्र जिस हिसाब से खुले थे बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन दवाओं की उपलब्धता धीरे धीरे वहाँ पर कम होती चली जा रही है। पेशेंट को नहीं मिल पा रहा उतनी दवाई जन औषधि केंद्र में जो मिलना चाहिए। तो मेरी सरकार से यही सलाह है कि भाई उसको अपने नियंत्रण में रखे तो ज़्यादा से ज़्यादा
उपलब्धता हुई। आमतौर पे मरीजों को जेनरिक दवाएं खरीदते समय किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें जेनेरिक दवाओं में पेशेंट को जिस सरकार की जो मंशा थी कि जेनेरिक दवाओं के लाने से गरीब तबके को उसमें फायदा होगा, वो कई बार नहीं मिल पाता है। क्योंकि सरकार ने अगर उसका प्राइस रखा है, कोई निर्धारित किया, 1 रुपया सपोज किया है, तो जेनरिक को लेकर के जेनरिक में जो है उसको मिलना चाहिए वो 1 रुपये में। लेकिन कई बार जेनरिक में कंपनी का नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल ना होने के कारण उसमें 1.5 2 रुपया का MRP रहता है, जो वो डायरेक्टली पेशेंट को उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो यही है कि इसमें मेरी तो सलाह यही रहेगी, एज अ मैं इंडस्ट्री में हूँ, 32-33 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो कम से कम सरकार को इसमें प्राइस कंट्रोल में ले आना चाहिए। प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा तो सारा कैपिंग हो जाएगा, तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। दीपक शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि देश में बेरोजगारी है और बी फार्मा जैसे या डी फार्मा जैसे कोर्सेज काफ़ी युवाओं ने किए हैं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो क्या जन औषधि केंद्र के लिए वो आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने में उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और बी फार्मा किए हैं तो उनको तो एक्सपीरियंस का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास सर्टिफिकेट होगा, उस पर मिल जाता है। और ये स्वरोजगार के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो कर सकते हैं जी। और दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ दवाओं की पहुँच नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहाँ जन औषधि केंद्र खुलते हैं तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सबको वो साकार होगा, वो साकार निश्चित रूप से साकार होगा। खासतौर से जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य जो है बड़ा थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे उसमें कम से कम जगह जगह पर हमारे बी फार्मा, जो डी फार्मा हमारे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कर लिया है कोर्स, ये वो जाकर के वहाँ पर अपनी सेवाएं जन औषधि केंद्र के द्वारा दे सकते हैं। दीपक शर्मा जी, हम देखते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स या मल्टी विटामिन डॉक्टर्स लिखते हैं, और विटामिन की कमी या पोषक तत्वों की कमी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, कुपोषण के शिकार हैं काफ़ी लोग। तो ये मल्टी विटामिन भी क्या मिलती हैं जेनरिक दवाओं के रूप में? मल्टीविटामिन तो मिल जाता है, आमतौर पर जेनरिक दवाई पे मिल जाएगा, लेकिन जो और चीज फूड सप्लीमेंट को लेकर के थोड़ा सा मतलब इसमें जन औषधि केंद्र में तो आपको इतना नहीं मिलेगा फूड सप्लीमेंट। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी लें वो डॉक्टर की सलाह पे लें। इसमें ऐसा ना करें कि खुद ही अपने आप ही आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं या फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी दवा किसी के लिए भी मतलब अच्छी भी हो सकती है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। दीपक शर्मा जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत बिकती हैं, सिर दर्द की हो, बदन दर्द की हो, या ऐसी कई दवाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये हमारी आदत है कि फिर उन दवाओं को हम अपने ऊपर प्रयोग कर रहे होते हैं, जो कि आत्मघाती भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये स्वयं द्वारा चिकित्सा जो है कितनी खतरनाक है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? ये तो आत्मघाती कदम है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं जो डोज है उसके बारे में जितना डॉक्टर्स जानते हैं वो एक लेमन नहीं जान सकता, ना ही कोई वो केमिस्ट उसको बता सकता है। फॉरेन कंट्रीज में भी आपने देखा होगा, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता तो फार्मासिस्ट ही देता है। तो मेरी यही सलाह है, आम जनता से यही सलाह है कि जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो, पर्चे के बिना कोई भी दवाई का सेवन ना करें, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि हर किसी का जो बॉडी का कंपोजिशन है, उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग होती है। तो ऐसे में कोई भी दवा हो सकती है कि आपको सूट ना करे, उसकी डोज भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि वो जेनरिक दवाओं का प्रयोग क्यों करें? जेनरिक दवाओं का प्रयोग करने के पीछे एक ही मंशा है कि जो गरीब तबका है, जो दवा के जो अधिकतम दाम है उस पर नहीं खरीद पा रहा है, तो जेनरिक दवाओं में एक उसके पास अच्छा विकल्प है कि वो जन औषधि केंद्र से सस्ते दामों पर कोई दवा का प्रयोग कर सकते। हाँ, और वो गुणवत्तापूर्ण पूर्ण गुणवत्ता, उसमें कोई किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई संदेह नहीं। दीपक शर्मा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि जो जेनरिक दवाएं हैं वो एथिकल जो मेडिसिन हैं उनसे किसी भी दृष्टि से, चाहे वो निर्माण की बात हो, चाहे गुणवत्ता की बात, चाहे उनके प्रभाव की बात हो, कम नहीं है और एट पार है। बिल्कुल। और उन दवाओं का भी हम प्रयोग करें, और ख़ास तौर से जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का कि सब तक स्वास्थ्य पहुँचे, समुचित पहुँचे और सस्ता स्वास्थ्य उपलब्ध हो, वो साकार हो। शर्मा जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।